हेलो गाइस, 100 MCQ सीरीज़ के 5वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा से है। बेसिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा में बहुत सारे डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे आइडेंटिटी लॉ, आइडेंपोटेंसी लॉ, कंप्लीमेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, कंसेंसस लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। और इसमें फर्स्ट 4 लॉज हमारे सिंगल वेरिएबल्स पे होते हैं। यहाँ जो बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, इस बुलियन अलजेब्रा का मीनिंग हो गया कि हमारा जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, आइदर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू हो उसको हम बुलियन वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ जब हम कोई बुलियन वेरिएबल लेते हैं तो इस जगह पे नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। यदि सिंगल वेरिएबल है तो उस पर ये 4 लॉज एप्लीकेबल होंगे, और मल्टीपल बुलियन वेरिएबल्स हो जैसा कि 5 to 10 में दिया हुआ है, तो ये हमारे 6 मल्टीपल बुलियन वेरिएबल पर ऑपरेट होंगे। आइडेंटिटी लॉ कहता है कि यदि किसी बुलियन वेरिएबल के साथ और या एंड, प्लस का मतलब होता है और डॉट का मीनिंग होता है एंड, यदि हम किसी सिंगल वेरिएबल पर 0 के साथ वेरिएबल का और करें या 1 के साथ उसका हम एंड करें तो इसकी वैल्यू a होगी। और यदि हम सिंगल वेरिएबल के साथ 1 का और करें या 0 का एंड करें तो 1 के और में इसकी वैल्यू 1 होगी और 0 के केस में इस एंड की वैल्यू 0 होगी। इसका ट्रूथ टेबल भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या सही है या नहीं है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए किसी भी एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 0 = 8, whether it is correct or not, how we can identify it or check it. For that, first we write the variable, जितने वेरिएबल्स हैं उतने को हम लिखते हैं। लेफ्ट साइड में जो भी इनपुट है वो हम रखते हैं और राइट साइड का हम रिजल्ट चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर a है और इस जगह पे 0 है, तो a की पॉसिबिलिटीज़ जैसा अभी बताया कि कोई एक वेरिएबल है बुलियन, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकते हैं। तो a के सिर्फ 2 वैल्यू हो सकते हैं, आइदर 0 और 1। अब इस 0 और 1 में यदि हम 0 की और करें दोनों में तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 0 और 0 के केस में 0 और 0 और 1 के केस में, जैसा कि हमको पता है, हम लोग जानते हैं और के केस में यदि कोई 2 वैल्यूज़ है 0 और 0 हैं और उनका और निकाल रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 1 में 2 में से कोई एक 1 हो या दोनों 1 हो तो इसकी रिजल्ट 1 होती है। ये हम लोग और के रूल से जानते हैं। 1 और +1 हो तो भी और होता है। ये और गेट का हमारा कंसेप्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 0 और 0 का और करें तो हमारा रिजल्ट 0 होगा। 1 और 0 का यदि हम और करें तो इसका रिजल्ट 1 होगा। ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हमारा a से मैच करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि here the r is equal to a, so we can write left hand side is equal to right hand side, so this rule is correct। ये हमने एक ट्रूथ टेबल बना करके आपको इसका एक एग्जाम्पल बताया। आप इसी तरह से और भी अदर एग्जाम्पल बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए गए।
आइडेम्पोटेंसी लॉ कहता है कि यदि किसी वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को, सिंगल वेरिएबल को उसी के साथ और करें या उसी के साथ एंड करें तो रिजल्ट ऑलवेज सेम वेरिएबल होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि सेम वेरिएबल का यदि उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे a का वैल्यू यदि हमने कहीं पर कह दिया कि a इज इक्वल टू 0, तो इस a का कॉम्प्लीमेंट मीनिंग होगा 1। जो भी इसकी वैल्यू है उसको रिवर्स कर देंगे। यदि a की वैल्यू 1 है, ऑब्वियसली a कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो जो भी बिट दिया हुआ है उस बिट को रिवर्स कर देना है, 1 को 0, 0 को 1, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो a और प्लस a कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 1 होगा और a डॉट यानी a एंड a कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 0 होगा। इसको भी आप ट्रूथ टेबल से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम a लें और इधर हम a कॉम्प्लीमेंट लें तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें चेक करना है। ऑब्वियसली a हमारा बुलियन वेरिएबल है, तो इस बुलियन वेरिएबल के से दो पॉसिबिलिटीज होंगे, आइदर 0 और 1। और 0 यदि a है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है 1 और 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। अब इन दोनों का एंड, तो एंड गेट और एंड ऑपरेशन का रूल हम लोग को पता है कि यदि कोई दो वैल्यू को हम एंड से ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों यदि 0 हो तो रिजल्ट 0 होगा। एक 0 दूसरा 1 है तो भी रिजल्ट 0 होना है। फर्स्ट 1 और सेकंड 0 है, इसका भी रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। जब दोनों हाई होंगे यानी दोनों 1 होंगे तो उस केस में रिजल्ट 1 होता है। तो 0 और 1 का एंड इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 होगी और 1 एंड 0 की रिजल्ट 1 एंड 0 की रिजल्ट भी 0 होगी। तो यहाँ हमें ये रिजल्ट में मिल रहा है कि इसके हर एक सिचुएशन में इसकी वैल्यू 0 है। सो दिस रूल इज करेक्ट। यू कैन ऑल्सो चेक द अदर वन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं और बुलियन अलजेब्रा के अदर रूल से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। दोनों ही रूल हम लोग यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है यदि किसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो फिर से हमें सेम वेरिएबल मिलती है। जैसे यदि कोई a दिया हुआ है और a की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसकी वैल्यू होगी 1 और इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दें यानी डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कर दें तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये 0 आपके ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। सो वी कैन राइट ए डबल कॉम्प्लीमेंटेशन इक्वल टू a. दिस रूल इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन लॉ। In commutative law, order is not mandatory. It means यदि हम a प्लस b लिखा हुआ है यानी a और b लिखा हुआ है कहीं पर तो हम इसको कह सकते हैं कि b और a both are same. ट्रूथ टेबल से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। a डॉट b, b डॉट a लिखा हुआ है, डॉट में भी यानी एंड में भी वही रूल है। a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, बोथ का रिजल्ट सेम होगा। ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। एक का हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखाते हैं कि a प्लस बी ए इक्वल टू बी प्लस ए क्या सही है या नहीं है। तो इसको बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले जो इनपुट में दिया हुआ है यानी लेफ्ट साइड में जो जितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं उस वैल्यू को रख दीजिए और उसके बाद राइट साइड में जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं। तो राइट साइड की वैल्यू ये मेरा लेफ्ट की वैल्यू होगी और राइट साइड में हमारा b और a लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू को हम r से डिनोट करते हैं। इस वैल्यू को यदि हम ये लेफ्ट का पार्ट हो गया, ये r का पार्ट है और दोनों को हम मैच कराएंगे। तो यदि आपके पास कोई दो वेरिएबल है तो इस दो वेरिएबल के जो सिचुएशंस होते हैं वो 4 सिचुएशंस होते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। यदि ये दोनों के दोनों ही हमारे 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, इसके पहले भी बताए थे।
और दोनों का और निकालना है, तो 0 0 के केस में इसका रिजल्ट 0, इस केस में 1 1 1। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी ये मिल गई। अब यदि हम बी और ए लिखें, बी का वैल्यू 0, ए की भी वैल्यू 0 रखें, अगेन 0 और 1 रखें, 1 और 0 रखें, या आप कह सकते हैं 1 1 रखें, तो बोथ केसेज में आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 1 1 1 मिल रहा है। लेफ्ट और राइट की वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल से आप किसी भी एक्सप्रेशंस को प्रूव कर सकते हैं। अदर मेथड भी हमारे पास होते हैं जिसको हम कहते हैं अलजेब्राइक मेथड। कभी किसी MCQ में वैसा कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है वी कैन रिमूव और रीग्रुप द ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम रिमूव भी कर सकते हैं और उसके ब्रैकेट के थ्रू रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी को पहले ग्रुप किया और उसके साथ a को ऐड और कर दिया, तो इसका भी रिजल्ट वही होगा जो a और b को पहले ग्रुप कर दे यानी और निकाल लें, और इस रिजल्ट को हम c के साथ कंपेयर ये और निकालें, तो जो राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा वही लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि हम किसी भी ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे डॉट को b प्लस सी पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड को और पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो a डॉट b प्लस बीच में लगा दिया a डॉट c, और यदि a और इस ब्रैकेट के बीच में प्लस हो तो a प्लस b डॉट लगाएंगे बीच में, फिर a प्लस सी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। एब्जॉर्प्शन लॉ का काम होता है जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनका शॉर्ट फॉर्म। तो ट्रूथ टेबल इसका आप बनाएंगे, देखेंगे रिजल्ट सेम मिलेगा। a कहीं पर a प्लस ए डॉट बी लिखा हुआ है तो इसको सिंपली a लिख सकते हैं। a डॉट ए प्लस बी लिखा हुआ है a लिखा जा सकता है। a प्लस ए डॉट ए कम्प्लीमेंट डॉट बी है तो इसको इस पूरे की जगह पे हम a प्लस बी लिख सकते हैं और इसके जगह पे a डॉट बी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली बुलियन अलजेब्रा का काम होता है बड़े एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से सिंपल बना सकते हैं ताकि हम अपने एक्सप्रेशंस लंबे एक्सप्रेशन को स्मॉल में रिप्रेजेंट कर पाएँ। कंसेंसस लॉ में ये रूल्स दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारा कहता है कि a प्लस बी का कम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर और एंड में और ये कम्प्लीमेंट बोथ वेरिएबल पर लग जाएंगे, तो a कम्प्लीमेंट प्लस हो जाएगा डॉट और डॉट हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस को डॉट में और b जो दिया हुआ है उसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। a डॉट b कम्प्लीमेंट का मतलब हो गया a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट। So these are the some Boolean algebras that are used to simplify the complex expression. There is one more method to simplify the complex method, that is called K-map. We will discuss that point later. यहाँ इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू व्हाट। तो इसको ये कौन सा रूल है, a प्लस बी डॉट सी है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जगह पे ब्रैकेट छुटा हुआ है, ब्रैकेट लगा लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी कहीं पर आपको मिलता है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये देखिए a प्लस बी डॉट सी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड क्या था, मेमोरी बेस्ड मिली सेकेंड्स, ये अंडरस्टूड। नेक्स्ट मॉडल 5100 वाज इन 1957, ये मॉडल कब बनाया गया था। तो दिस इज द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM, एप्पल नहीं था, मोटोरोला भी बाद में आया है, इंटेल
ये सबसे पहला हमारा था द फर्स्ट पीसी बिल्ट बाय IBM इन 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? VGA ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। 404 का VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, नॉट वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को ऑप्शन को ले लेते हैं और अदर तो बाय मिस्टेक डाल ही देते हैं। तो इसका आंसर ये होगा 405। अ काइंड ऑफ स्कैनर MICR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस फ्रेज का ये शॉर्ट फॉर्म है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक कोड, ये दोनों नहीं है। इसका आंसर होगा A, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास बेस्ड ऑन साइज? साइज की बेसिस पर कौन सा कंप्यूटर ग्रुप नहीं है? मेन फ्रेम साइज पर है, माइक्रो भी साइज पे है, मिनी भी साइज पे है। डिजिटल कंप्यूटर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लैपटॉप, मोबाइल भी हमारा एक तरह से डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर में कोई साइज नहीं होता है। सो नॉट ए क्लास बेस्ड ऑन साइज, इसका करेक्ट आंसर होगा D। Which 8-bit chip was used in many of today's TRS-80 computers? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर Z8000 Motorola this ऑप्शन नंबर D। Which of the following disk is fixed disk? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। 408 का कौन सा है जो हमारे कंप्यूटर पे परमानेंट या फिक्स होते हैं? बहुत रेयरली इसको हम रिमूव करते हैं। तो हार्ड डिस्क एक बार यदि हमने सिस्टम पे लगा दिया तो किसी इशू में ही उसे हम रिमूव करते हैं। फ्लैश डिस्क जब भी आपको ज़रूरत हो यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं यूज भी। इसी तरह से ब्लू रे डिस्क को भी जब भी चाहें, DVD भी हम जब चाहें लगा सकते हैं। तो फिक्स नेचर का जो हमारा डिस्क है वो हार्ड डिस्क है। 408 का A। Which of the following professions has not been affected by personal computer? इनमें से कौन सा फील्ड है जो पर्सनल कंप्यूटर से अफेक्टेड नहीं है? तो जनरली आज का जितना भी फील्ड है वो पर्सनल कंप्यूटर से अफेक्टेड होता है। सो मेडिकल, क्लरिकल एंड लॉ, अकाउंटिंग में टैली और अदर एक्सेल वगैरह का सॉफ्टवेयर है। So all these are affected with the personal computer। यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो पर्सनल कंप्यूटर से अफेक्टेड नहीं हो। So the correct answer will be D। The word abacus is derived from abacus, a word from। जनरली जो हमारे वर्ड्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो इंग्लिश के जगह पे दूसरे वर्ड को जब यूज़ करते हैं तो वो लैटिन और ग्रीक होता है। लेकिन यहाँ पर एबाकस जो लिया गया है वो हमारा है लैटिन लैंग्वेज से। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एक्सिक्यूटेड। अभी के जनरेशन में जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक्सिक्यूशन कैसे होता है? तो अभी जो हमारे पास है उसमें सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन भी होते हैं और पैरेलल एक्सिक्यूशन भी होते हैं जो पैरेलल कंप्यूटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो पैरेलल ओनली, नॉट सीक्वेंशली ओनली, नॉट बोथ सीक्वेंशली एंड पैरेलल। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी C। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज द मेन मेमोरी सिस्टम? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा है जो मेन मेमोरी में यूज नहीं किए जाते हैं? मैग्नेटिक कोड यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर भी यूज होते हैं। बोथ A एंड B सही है। तो यहाँ मैग्नेटिक टेप है जो सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज होते हैं। इस नॉट की वजह से इसका आंसर मैग्नेटिक टेप है। नॉट पे केयर कीजिएगा, कभी कभी हम लोगों से भी मिस्टेक होता है, नॉट को भूल जाते हैं और गलत आंसर दे बैठते हैं। 413 में है एन ऑनलाइन बैकिंग स्टोरेज सिस्टम कैपेबल ऑफ स्टोरिंग
larger quantities of data is larger quantity ऑफ डेटा को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? सीपीयू तो प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं, बट किस टाइप का मेमोरी ये बता नहीं रहा है। मास स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से किस पर सबसे ज़्यादा डेटा? तो सेकेंडरी स्टोरेज की जगह पे मास स्टोरेज इसका करेक्ट आंसर होगा। A kind of serial dot matrix printer that forms character with magnetically charged ink spray dots is called। इस तरह का कौन सा कंप्यूटर है? तो मैग्नेटिकली चार्ज इंक स्प्रे डॉट से रिलेटेड हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है। लेजर का कंसेप्ट अलग है, ड्रम से हम लोग यूज़ करते हैं, और ये सब प्रिंटर भी अलग तरीके के हैं। तो इस नेचर का जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इंकजेट कहलाता है। Which of the following does not affect the resolution of video display image? इनमें से कौन ऐसा है जो वीडियो के रेजोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करता? बैंडविड्थ अफेक्ट करता है, रास्टर स्कैन रेज ये भी करता है, देन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द रेजोल्यूशन, जितना आप इसके लाइंस को बढ़ाएंगे रेजोल्यूशन बढ़ेगा। सो स्क्रीन साइज छोटे में भी आपका रेजोल्यूशन वही हो सकता है, बड़े में भी वही हो सकता है। Which of the following printing device is an output composed of a series of data? इनमें से कौन सा है जो प्रिंटिंग डिवाइस की तरह यूज होते हैं? तो वायर मैट्रिक्स प्रिंटर, बैंड प्रिंटर नहीं होता है, वैंग इमेज प्रिंटर, ये दोनों है ए और सी। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है? तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में पैरेलल कंप्यूटिंग हुआ था, और यहाँ पर PIM का फुल फॉर्म होता है पैरेलल इंटरफेस पैरेलल इन्फ्रेंस मशीन, और इसके दो पार्ट होते हैं, PIMP जो 512 कंस्टिट्यूएंट प्रोसेसर्स होते हैं, और PIMM में 256 कंस्टिट्यूएंट प्रोसेसर्स होते हैं। तो ICL 2950, IBM 1400 ये नहीं है, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा PIM/M। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, मैग्नेटिक डिस्क किसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है? तो डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस। मैग्नेटिक डिस्क पर डायरेक्ट भी हम एक्सेस कर सकते हैं, सीक्वेंसली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन के जो टेबल्स है उसमें ये सारे लिस्ट दिए हुए हैं, इसमें से देखिए कौन सा कंप्यूटर है जो थर्ड जनरेशन में नहीं है, और जो है उसको थर्ड जनरेशन में होगा, जो नहीं है वो थर्ड जनरेशन में नहीं होगा। IBM 360 है, IBM 1401, IBM 1401 ये नहीं है, PDP-8, HP 2115 ये सब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा हो गया? डी, 419 का बी। The number of records contained within a block of data on magnetic tape is defined by the 420 का आंसर होगा ब्लॉक डेफिनेशन। रिकॉर्ड कंटेन्स अ क्लाउज ब्लॉकिंग फैक्टर। ये जब आप डेटा की स्टोरिंग करेंगे और आर्किटेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल्स मिलेगी। मार्क 1 इज ऑल्सो नोन एज, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोलर, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। 421 का करेक्ट आंसर डी। Which of the following registers is loaded with the contents of the memory location pointed by the PC?
PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है उसके द्वारा जो कंटेंट्स होते हैं उसको किस रजिस्टर में रखते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR नो मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसमें हम वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर तो खुद ही है। 422 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। Which of the following are the cheapest memory devices in terms of cost or bit? इनमें से कौन सा cheapest memory होगा? सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, सबसे सस्ता जिस कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिसकी वजह से इसको हम कैरी कर पाते हैं। MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अपर लेयर में लिए जाते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम लोग जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बॉटम लेवल को ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, और मिडिल में जो होते हैं उसको टैक्टिकल लेवल कहते हैं, और सबसे टॉप में होते हैं उसको स्ट्रैटेजिकल लेवल कहा जाता है। मैंने MIS के केस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ऑपरेशनल लेवल के पर्सन्स का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना और उसको रिपोर्ट तैयार करना, ये प्रोसेसिंग करना। ये टैक्टिकल का होता है, जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो फाइनल रिपोर्ट हमारे अपर लेयर स्ट्रेटेजिकल पर्सन के पास, मैनेजर्स वगैरह के पास जाते हैं और उसकी बेसिस पे दे कैन टेक द डिसीजन। तो ये जो डिसीजन लेने का काम है वो MIS में स्ट्रेटेजिकल लेवल का काम होता है, और स्ट्रेटेजिकल लेवल पर जो भी होते हैं हाई अथॉरिटीज लाइक प्रिंसिपल, मैनेजर, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, like that. MIS is designed to provide the information needed for effective decision making by consumers, ये operational level, workers operational level, foreman ये भी operational level, तो strategic level पर हमारा आते हैं managers, ये लोग इस पर decision ले सकते हैं। Which is a valid statement? इसमें से valid statements क्या होते हैं? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले के वीडियोस में भी है। 1 KB 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। अब ये तो हमें पता है ये इतना होता है। अब इस बाइट्स को कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे मिसमैच कर रहा है। 1 MB इक्वल टू, ये तो गलत हो गया, यहाँ KB होना चाहिए। 1 KB इक्वल टू, ये 1000 नहीं, डिजिटल कंप्यूटर में 1 KB को 1024 KB के यूनिट के बराबर माना जाता है, नंबर के बराबर माना जाता है। ये 1 MB इतना होगा ही नहीं, तो ये तीनों रॉन्ग हो गए। करेक्ट आंसर होगा ए। लेटेंसी टाइम इज, जब आप डिस्क की बात करते हैं तो इस डिस्क पर 2 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है जो इसमें जितने भी कंसेंट्रिक सर्किल बने होते हैं, उस कंसेंट्रिक सर्किल को हम लोग कहते हैं ट्रैक। इसके पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसी सर्कुलर डिस्क को हम कोनिकल फॉर्म में डिवाइड करते हैं लाइक दिस। तो इसका एक सेक्शन जो हमारा कहलाता है वो मेरा सेक्टर कहलाता है। इस पूरे में ये जो हमारा होगा वो एक सेक्टर कहलाएगा। तो इस कंसेंट्रिक सर्किल को हम ट्रैक कहेंगे और इस कोनिकल सेक्शन को हम सेक्टर कहेंगे। एक ट्रैक से हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड सेक टाइम, और हेड को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम। टाइम टू स्पिन द नीडेड डेटा अंडर द हेड, टाइम टू स्पिन द नीडेड डेटा अंडर द ट्रैक, तो ये तो होगा ही नहीं। टाइम टू स्पिन डेटा अंडर सेक्टर, तो अंडर सेक्टर, डेटा अंडर सेक्टर, ऑल ऑफ एबव, ये नहीं है तो ये तो होना ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। टाइम टू स्पिन द नीडेड डेटा, यहाँ पर डेटा भी है तो यहाँ नीडेड डेटा, जो डेटा हमें चाहिए उस डेटा के अंदर जो हेड होगा दैट इज कॉल्ड ट्रैक। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 426 का ए। Who built the first mechanical calculator?
फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने तैयार किया था? 420C का ब्लेस पास्कल है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वीडियो डिस्क इज, वीडियो डिस्क का सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है? कॉम्पैक्टनेस, पोटेंशियल कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, वीडियो डिस्क। कॉस्ट इफेक्टिव, पोटेंशियल कैपेसिटी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट? इसमें से कौन सा जनरेशन में सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट आते थे? तो जितने भी हमारे प्रीवियस जनरेशन के क्वेश्चंस होंगे, जनरेशन्स के कंप्यूटर होंगे, उनकी कॉस्टिंग वगैरह सब चीज़ हाई होगा। तो सबसे पहला जनरेशन हमारा फर्स्ट है, इसलिए इसी जनरेशन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट होंगे। An IBM system 38 represents the computer class of, ये IBM सिस्टम 38 किस क्लास का कंप्यूटर है? मेमोरी बेस्ड है, स्मॉल स्केल कंप्यूटर कहलाते हैं। अनदर वर्ड ऑफ ए डेजिबल प्रिंटर, हमारे पास दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें किसी तरह का मैकेनिकल वर्क नहीं होता, और इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब जिसमें मैकेनिकल वर्क है। जितना हार्ड आप मैकेनिकली वर्क करोगे उतना ही बेस्ट क्वालिटी आएगी। फॉर एग्जांपल टाइपराइटर पर जब की को हम अधिक प्रेस करते हैं तो मेरा लेटर जो है वो अच्छा डिस्प्ले होता है, और स्लो कर दिया तो वो डिम हो जाता है। इस तरह के प्रिंटर्स को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। लेकिन लेजर प्रिंटर में इस तरह का कोई मैकेनिकल कंसेप्ट नहीं होते, वहाँ पर किसी इमेज को हम कॉपी करते हैं, इसलिए लेजर प्रिंटर्स हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। तो यहाँ पर डेजिबल प्रिंटर तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, मैकेनिकल कंसेप्ट इसमें है। यहाँ इसमें हमने फिगर लिया है, इस फिगर पर लेटर दबे होते हैं और इसके बगल में हेड होते हैं। ये हेड हमारा यहाँ पे दिखा रहा है और इधर हमारा लेटर है। इसके बीच में यहाँ पर हमारा हेड है, हैमर जिसको कहते हैं। वो हैमर इस जगह पर जो भी लेटर जो इस व्हील पे बना हुआ है A to Z and 0 to 9, अपर कैपिटल में A to Z, लोअर कैपिटल में, ये सारे के यहाँ पे लेटर बने हुए हैं। हर एक स्ट्राइक पर एक लेटर है। तो इस लेटर पर ये हैमर जब प्रेस होता है तो इस बीच में रिबन होते हैं और इधर हमारा पेपर होता है। जितना हार्ड ये स्ट्राइक होगा इस रिबन पर, उतना ही बेस्ट यहाँ पर लेटर की क्वालिटी आएगी। तो इस तरह के प्रिंटर को हम डेजिबल प्रिंटर कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पेटल प्रिंटर ने गोल बॉल प्रिंटर, बी। कर्सर इज ए, कर्सर किसको कहते हैं? ऑब्वियसली पिक्सल नहीं हो सकता है, थिन ब्लिंकिंग लाइन, ये स्क्रीन पर जो एक लाइन ब्लिंक करता है दैट इज कॉल्ड कर्सर। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर बी। विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा? इनमें से कौन सा डिवाइस है जिस पर हम बैकअप डेटा रखते हैं? बैकअप डेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डेटा को कॉपी करते हैं। दैट कॉपी और बैकअप डिफरेंट थिंग्स हैं। कॉपी में आप सिंगल फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं। बैकअप के केस में हम प्रॉपर्ली मैनेज्ड वे में कंप्लीट डेटा को कहीं स्टोर करते हैं, तो ये हमारा बैकअप कहलाता है। अब इसमें से किसको हम बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क को भी यूज़ कर सकते हैं यदि कम कैपेसिटी का डेटा हो, टेप को भी यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स are you sure will not use if your objective is to print on multi-carbon forms? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स लेजर। Which of the following items are examples of storage device? स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं? फ्लॉपी हार्ड डिस्क, CD-ROM, सभी हैं।
सभी पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ASCII and EBCDIC are popular character coding systems. What does ASCII stand for? इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ASCII कोड भी होते हैं, EBCDIC कोड भी होते हैं, यूनिकोड भी होता है। ASCII 7 और 8 बिट के होते हैं, EBCDIC भी 7 और 8 बिट का होता है, यूनिकोड हमारा 16 बिट का होता है, जो लेटेस्ट अभी कैरेक्टर कोडिंग का कंसेप्ट आया है। इस यूनिकोड को जावा में यूज़ करते हैं और भी बहुत से प्लेसेस पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कैरेक्टर कोड हैं। इनमें से किनका पूछा जा रहा है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑब्वियसली इसके आंसर्स हो जाएंगे अमेरिकन स्टेबल कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सी, विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज सर्वर्स फॉर एनी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से किसको हम सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं? कंप्यूटर में दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक कंप्यूटर जो सर्विस लेता है और एक दूसरा कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ISP, इंटरनेट पर ISP हमको सर्विस प्रोवाइड करता है और हम उसको यूज़ करते हैं, तो हम क्लाइंट हो गए, और जिससे हम सर्विस ले रहे हैं वो मेरा सर्वर कहलाता है। रियल लाइफ एग्जांपल यदि देखें तो सैलून दुकान पे जो बार्बर हमारा है वो सर्वर है, और जो वहाँ पे यूज़र गए हैं, क्लाइंट गए हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंट। तो यहाँ पर विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज सर्वर्स फॉर एनी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनमें से किसको हम सर्वर बना सकते हैं? तो इसमें मेन फ्रेम बड़ा हो जाएगा, ये तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। बी हमारा मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो बहुत छोटा है, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्लाइड रूल्स वाज इन्वेंटेड इन, मेमोरी बेस्ड है, इसका आंसर है 1620। A normal CD-ROM usually can store up to data. CD-ROM की कैपेसिटी क्या होती है? CD-ROM की कैपेसिटी कहीं से भी देख सकते हैं, 680 MB। करेक्ट आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लार्ज कंप्यूटर मेमोरी? इनमें से कौन कंप्यूटर की लार्ज मेमोरी, किसके लिए कंप्यूटर की लार्ज मेमोरी की आवश्यकता होगी? इमेजिंग के लिए भी होगी, ग्राफिक्स के लिए भी होगी, वॉइस के लिए भी होता है लार्ज मेमोरी। सो ऑल ऑफ एबव, 440 का डी। विच वॉज द कंप्यूटर कंसेप्ट बाय बैबेज? बैबेज के द्वारा कौन सा कंप्यूटर कंसेप्ट किया गया था? 441 का एनालिटिकल इंजन। करेक्ट आंसर ए। द लोअर डेक ऑफ द एबाकस इज नोन एज, एबाकस में दो तरह के रोज होते हैं, एक अपर और दूसरा लोअर। तो यहाँ जो लोअर होते हैं, लोअर डेक ऑफ एन एबाकस इज नोन एज, तो लोअर डेक को हम अर्थ कहते हैं और ऊपर वाले को हेवन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये जितने भी हमारे अर्थ कहलाएंगे, और ये हमारा जो होता है उसको हेवन कहते हैं। नेट पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, एबाकस के अपर लेयर को हेवन और नीचे वाले को अर्थ कहते हैं। इस पे कई बीड होते हैं, इस तरह के बीड लगे होते हैं, इनकी वैल्यूज होती है 1 और 5, तो अलग अलग वैल्यूज होते हैं। आप एबाकस का पूरा डिटेल्स कहीं से स्टडी करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि एबाकस में क्या है। नेक्स्ट है 443, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन, सारे मॉडर्न कंप्यूटर किस पर काम करते हैं? 4 इंफॉर्मेशन, फ्लॉपीज, डेटा, वर्ड, ये सब तो उनके इंटरनल पार्ट्स हैं, डेटा पर काम करते हैं।
444 444 का क्वेश्चन है, का आंसर होगा द कंप्यूटर दैट कैन इनपुट एनालॉग सिग्नल्स एंड रिटर्न रिजल्ट्स इन डिजिटल फॉर्म। इनपुट सिग्नल लेंगे और रिजल्ट को डिजिटल में डालेंगे, दोनों तरह के फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि दोनों को यूज़ कर रहा है तो इसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ऑफलाइन डिवाइस इज, इनमें से कौन सा डिवाइस ऑफलाइन है या कहलाता है? A device that is not connected to the CPU, a device that is connected to the CPU, a direct access storage device, an IO device। जो कनेक्ट नहीं है वही मेरा ऑफलाइन डिवाइस कहलाएगा। What is the latest write once optical storage मीडिया? ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया इनमें से कौन सा है? डिजिटल पेपर, नहीं मैग्नेटो ऑप्टिक स्टोरेज मीडिया, वॉन, CD रोम। लेटेस्ट राइट वंस एंड ऑप्टिकल स्टोरेज, तो CD रोम पे हम एक बार राइट करते हैं और मेनी टाइम्स उससे हम रीड करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर CD-ROM 447। Which of the following programming language started from the second generation? सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में हमारा मशीन लैंग्वेज था, सेकेंड जनरेशन में हमारा आया था असेंबली लैंग्वेज, और 447 इसी समय फोर्टेन का भी इन्वेंशन हुआ था, तो फोर्टेन भी हमारा सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है। Which one of the following इनपुट डिवाइसेस इज यूजर प्रोग्रामेबल? इनमें से यूजर के द्वारा किस पर प्रोग्रामिंग किया जा सकता है? अ डम टर्मिनल इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल। कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डम टर्मिनल तो नहीं है, स्मार्ट टर्मिनल भी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। एड्रेस कैन बी यूज्ड विथ टाइप ऑफ नंबर्स। कोई भी एड्रेस को हम इस डिफरेंट डेसिमल नंबर में से किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो डेसिमल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BCD बाइनरी कोडेड को भी कर सकते हैं, XS3 का भी यूज हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। करंट सिम्स हैव आइदर कनेक्टर्स। अभी जो हम लोग सिम यूज करते हैं उसमें कितने पिन्स होते हैं? 49, 30 to 70, ये 30 to 70। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, अभी जस्ट बताया था कि डॉट मैट्रिक्स किस तरह का प्रिंटर है, टेप है, प्रिंटर है, डिस्क है, बस है, क्या है? तो ये प्रिंटर है। 41 का बी। Which does not consist of a processors, इनमें से किस में प्रोसेसर्स नहीं होते हैं? तो ALU which does not consist of a processor, प्रोसेसर में से इनमें से कौन सा नहीं होता है? ALU होता है, CO भी होता है, रजिस्टर्स भी होते हैं, मेमोरी नहीं होते हैं। IBM 1401 is the first computer to enter Nepal. It belonged to, ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विथ, थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है? जनरेशन चैप्टर देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा IC के द्वारा बना हुआ। फर्स्ट जनरेशन बैक इन टू, सेकेंड ट्रांजिस्टर, थर्ड हमारा IC जिसमें MSI और SSI को यूज़ करते हैं, और ULSI ये सब हमारे नेक्स्ट जनरेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU? CPU के दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो मेमोरी बेस्ड है, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड मेन कंपोनेंट कहा है?
वैसे तो मेमोरी भी होता है उसमें, लेकिन जो उसके मेन कंपोनेंट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट होता है और ALU होता है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम और किस तरह से जानते हैं? वेरी लार्ज स्केल नॉलेज, चूँकि इसमें हमारा AI और मशीन लर्निंग यूज होता है फिफ्थ जनरेशन में, सो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इट्स करेक्ट आंसर इज ए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकेंड जनरेशन का पीरियड क्या है? तो उस पीरियड में आप जा करके इसका आंसर दे सकते हैं 949, 956 965 बी आंसर होगा। What is the name of the computer terminal which gives paper printouts? Paper printouts किसके द्वारा हमें मिलता है? 458 डिस्प्ले स्क्रीन से नहीं, सॉफ्ट कॉपी से नहीं, हार्ड कॉपी टर्मिनल से हमें पेपर प्रिंटआउट्स मिलेंगे। प्रोग्राम्स आर एक्सिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी नंबर इन ए, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स हैं, इनमें से किस पर प्रायोरिटी नंबर बेस्ड प्रोग्राम एक्सक्यूशन होगा? 49 का। तो बैच प्रोसेसिंग तो फिक्स है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे है, टाइम शेयरिंग टाइम पर बेस्ड है, नन ऑफ द नहीं होगा। करेक्ट आंसर बी, मल्टी प्रोग्रामिंग, 459 बी। When was the Apple Macintosh second microcomputer introduced in the market? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1983। When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? तो इसका करेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो इसकी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं उनको ये सब चीज़ समझ में आएंगे। 461 का हैवलेट पैकर्ड एप्सन 1981, ये तो होगा ही नहीं, इसमें पीरियड नहीं है, तो ये सब पीरियड तो दिया हुआ है। करेक्ट आंसर बी। Today's computers and IBM was earlier known by a different name which was changed in 1924. What was that name? ये नाम बताना है, इसका क्या नाम था? 462 का कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी द टेबलेटर लिमिटेड। द पर्सनल who deal with the computer and its management put together are called, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला दे तो फॉर्मवेयर कहलाता है। यहाँ पर ये फॉर्मवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर एलोन है, हार्डवेयर। यहाँ ह्यूमन की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 463 का बी, ह्यूमन वेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आंसर इसका कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस? स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा हमारा स्कैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सही है? फील्ड्स आर कंपोज ऑफ बाइट्स, हमारा कोई भी फील्ड बाइट से बना होता है, ये फील्ड है, और इस तरह के बहुत सारे फील्ड मिल करके हमारा एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट भी सही है, और रिकॉर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स, तो फील्ड से ये हमारा एक रिकॉर्ड बनेगा। फील्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टर, और इसके अंदर बाइट भी हो सकता है, इसी बाइट को हम कैरेक्टर भी कर सकते हैं। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, सो करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ एबव। Who built the world's first electronic calculator using telephone relays, light bulbs and batteries? इसके द्वारा कौन पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाए थे? 466 का क्लाउड सैनन, कोनराड ड्यूस, जॉर्ज स्टीविच। सी, इट्स करेक्ट आंसर सी।
When is the most used abbreviation in networking? What is the full form? WAN का फुल फॉर्म बताइए। इस पर एक पहले भी आया था, वेब एरिया नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क। बी, इन विच लैंग्वेज इज द सोर्स प्रोग्राम रिटन? सोर्स प्रोग्राम को हम लोग किस लैंग्वेज में लिखते हैं? तो 468 इंग्लिश तो अलग लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश कैरेक्टर यूज करते हैं, सिंबॉलिक है, हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स प्रोग्राम हमारे जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, वैसे उसमें भी आपका हाई लेवल का ही कंसेप्ट है, और असेंबली और मशीन लैंग्वेज का कंसेप्ट अलग होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्रोनीम फॉर VGA? VGA का इस पर एक क्वेश्चन पहले भी था, तो आई थिंक इसका आंसर आप दे सकते हैं। मेरे आंसर के पहले आप अपना आंसर दीजिए और कोशिश कीजिएगा। यदि इस वीडियो से हेल्प लेना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम देखिए, दूसरी टाइम देखिए, दूसरी टाइम मेरे आंसर के पहले उसका आंसर यदि आपने बता दिया तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, और यदि ऐसा नहीं किया हुआ तो आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अ सॉन्ग बीइंग प्लेड ऑन ए कंप्यूटर स्पीकर इज, कंप्यूटर स्पीकर पर सॉन्ग प्ले होगा किसके हेल्प से? और हार्ड आउटपुट, सॉफ्ट आउटपुट, ये किस तरह का है? 470 का बी सॉफ्ट आउटपुट है, बोथ हार्ड एंड नहीं, हार्ड नहीं है, नाइदर हार्ड, ये तीनों नहीं। 471 इन द IBM PC 80 व्हाट डू द वर्ड्स 80 स्टैंड्स फॉर? यहाँ पर 80 का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिशनल टर्मिनल्स, नो, एडवांस टेक्नोलॉजी, अप्लाइड टेक्नोलॉजी, एडवांस टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी तो नहीं होगा, अप्लाइड नहीं होगा, एडवांस, ये एडिशनल नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा एडवांस टेक्नोलॉजी। 471 का बी। साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ PC रेंज बिटवीन, PC रेंज के प्राइमरी मेमोरी का साइज रेंज क्या होगा? 470 का ये बहुत है, 64 KB, 256 to 640 KB। What is the number of read-write heads in the drive for a 9-track magnetic tape? तो 9-track मैग्नेटिक टेप पे कितने रीड राइट हेड होंगे? जनरली जो हमारे हेड होते हैं वो ट्रैक पर बेस्ड होते हैं, तो यदि ट्रैक है, कुछ ऐसे डिस्क होते हैं जो हर एक ट्रैक के डेटा को पढ़ने के लिए अलग अलग हेड लगाते हैं, जितने ट्रैक्स होंगे उतने हेड होंगे। अपर में भी, यदि अपर में 320 ट्रैक्स है और बॉटम में भी 320 ट्रैक्स है, तो अपर में 320 हेड्स होंगे और बॉटम में 320 हेड्स होंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 640 हेड्स। यहाँ पे पूछ रहा है रीड राइट हेड्स कितने होंगे 9-ट्रैक मैग्नेटिक टेप के लिए, तो ऑब्वियसली ट्रैक की संख्या 9 है तो हेड की संख्या भी हमारी 9 होगी। 473 का ए। एप्पल कंपनी यूज चिप्स फॉर इट्स कंप्यूटर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से। 474 इंटेल मोटोरोला, एप्पल कंपनी मोटोरोला को यूज करती है, इंटेल IBM के द्वारा यूज होता है। 475 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर? 5th जनरेशन कंप्यूटर की क्या फीचर्स होगी? 5th जनरेशन में हमारा AI, स्मार्ट वगैरह, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सब यूज होते हैं। तो आंसर आप यहाँ पर देख करके बता सकते हैं। यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, ये भी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी होता है, बायोमेट्रिक्स का भी केस होता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। चार्ल्स बैबेज was awarded by the Royal Society for his हिस्ट्री से रिलेटेड, मेमोरी बेस्ड है। 476 का आंसर होगा डिफरेंस एनालिटिकल बाइनरी डिफरेंस इंजन ए। अ कंप्यूटर विच a CPU speed of around 100 million instructions per second and a word length of around 64 bits is known as। इस रेंज के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर।
when we look at the cost, which of the following computer is the most expensive? कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा? तो पावर कंजम्पशन, एनर्जी, ये सब तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन हाई हो रहा है, स्पीड्स वगैरह हाई हो रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन हाई होने की वजह से फास्ट ऑपरेशन के लिए हम जिस सिस्टम को यूज़ करते हैं वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट होगा सुपर कंप्यूटर का। Which of the following will happen when data is entered into a memory location? जब कोई डेटा मेमोरी लोकेशन में एंटर करता है तो इनमें से कौन सी घटना घटती है? इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन। सपोज करें हमारे AX रजिस्टर में कोई वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इस 5 पर जब कोई डेटा आएगा तब क्या होगा? इट विल ऐड, कोई नया डेटा आया तो ऐड हो जाएगा इसमें। इट विल चेंज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। इसका जो ये रजिस्टर नहीं, मेमोरी की बात कर रहा है, तो मेमोरी की बात मान लीजिए कि ये 005 है, इस मेमोरी एड्रेस पर ये 5 है, तो यहाँ पर जब डेटा आएगा तो वो चेंज कर देगा, चेंज द एड्रेस, इस एड्रेस को ही चेंज करेगा, लेकिन डेटा तो आप यहाँ रख रहे हो तो एड्रेस तो चेंज नहीं होगा। इट विल इरेज द प्रीवियस कंटेंट। हाँ, ये हो सकता है जब हम कोई डेटा 7 इसमें डाल रहे हैं इस एड्रेस पर, तो ये 7 चूँकि कोई ऑपरेशन हम बता नहीं रहे हैं इसलिए इस 5 को रिमूव करेगा और इसकी जगह पे 7 को स्टोर कर देगा। इट विल नॉट बी फ्रूटफुल इफ देयर इज ऑलरेडी सम, ये तो होगा ही नहीं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज C. Which device is used as the standard pointing device in a graphical user interface? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी आंसर दे सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। माउस, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं गेम में, और यहाँ पूछा गया है स्टैंडर्ड। जब आप कोई कंप्यूटर लेते हो तो पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक स्पेशल केस में मांगते हो, जब गेम खेलना होता है देन यू डिमांड द जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल एट्सेट्रा। But for a computer or laptop, if we are using GUI environment, then we need pointing device that is called mouse. Mini computer and microcomputer are from which generation? Mini computer और microcomputer किस generation से belong करते हैं? आंसर सभी दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में। दोनों ही कंप्यूटर हमारे 4 जनरेशन में आ गए थे। पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजंस सच एज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये ऑपरेशन कहाँ पे होता है? कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करेगा, बोथ हो ही नहीं सकता, नन नहीं होगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट 482 का A। द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मेमोरी बेस्ड है। 483 का वैल्यू होगा मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मार्क 1 वाज 8 फीट लॉन्ग, मार्क 1 वाज 2 फीट लॉन्ग। ये हिस्ट्री बेस्ड है 484 का आंसर। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिया है नेट से। मार्क 1 वाज एनॉर्मस इन साइज, मेजरिंग 8 फीट हाई, 50 feet long and 3 feet deep. It weighed 5 tons and uses 530 miles of wire and this much separate parts. तो इसमें से आप देख लीजिए 8 फीट लॉन्ग है, 51 फीट, कहीं पर भी 51 नहीं है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज D. Charles Babbage is considered the father of modern computer because, किस कारण से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? तो ऑफ हिज डिफरेंट इंजन, ऑफ हिज एनालिटिकल इंजन, हिज कंसेप्ट ऑफ इनपुट मिल एंड आउटपुट। ये करेक्ट आंसर लग रहा है C. 486 which of the following is used only for data entry and storage?
एंड नेवर फॉर प्रोसेसिंग। इसमें से कौन सिर्फ डेटा एंट्री और स्टोरेज के लिए यूज होता है, प्रोसेसिंग के लिए नहीं। माइक्रो कंप्यूटर में तो प्रोसेसिंग हो जाएगी। डेडिकेटेड डेटा एंट्री सिस्टम ये भी नहीं होगा। माउस केवल इनपुट के लिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 486 का बी, डम टर्मिनल। इस पर हम डेटा एंट्री भी करते हैं और डम टर्मिनल के बारे में आपको बताया भी था पहले। सॉरी, के मैप रिप्रेजेंट्स बुलियन फंक्शंस अप टू वेरिएबल्स। अभी जस्ट ऊपर में बुलियन अलजेब्रा की बात किया था और उसकी ऑब्जेक्टिव तो होती है बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन that is mathematical based, and if we want to minimize the expression by using some graphical tools, then we'll use K-map, that is called Karnaugh map। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स है किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए और उसका फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। इस के मैप में कितने बुलियन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वेरिएबल्स तक यूज़ कर सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा में आप जितना वेरिएबल चाहे यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। लेकिन के मैप के केस में आप के वेरिएबल की संख्या लिमिटेड होती है। 2 वेरिएबल का यदि हम के मैप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। एक वेरिएबल को हम रो पे रख देंगे, दूसरे वेरिएबल को हम कॉलम पे रख देंगे। इस रो की वजह से क्योंकि बुलियन वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू रो में 0 और 1 होगी। ये कॉलम है, इस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 और 1 है। तो ये 2 वेरिएबल के मैप हो गया। इसी तरह से 3 वेरिएबल रख सकते हैं। 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल को या तो हम रो पे रख सकते हैं और तीसरे वेरिएबल को हम कॉलम पे रख दें। ये हम काम कर सकते हैं इस तरह से। और इसके लिए हमको यूज करना होगा 2 वेरिएबल के लिए हमें 4 वैल्यूज होंगे और सिंगल वेरिएबल के लिए 2। सिंगल वेरिएबल का वैल्यू 0 1 और इस 2 वेरिएबल के जो पॉसिबिलिटीज हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, वैसे लिखते हैं यहाँ पे 1 1 और देन 1 0। ये यहाँ पे ग्रे कोड को हमने यूज किया है। और ग्रे कोड क्या होता है ये पहले बताया होगा हमने, कहीं ना कहीं जिक्र किए होंगे ग्रे कोड मिरर कोड कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल यहाँ 2 वेरिएबल यहाँ। तो यदि आप डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं तो बुलियन अलजेब्रा पर ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। और 2 वेरिएबल के कार्नफ मैप को कैसे यूज करते हैं उसका वीडियो ये है। 3 वेरिएबल के लिए ये है, 4 वेरिएबल के लिए कौन सा है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 2 वेरिएबल ये भी सही है, 4 वेरिएबल ये भी सही है। 6 वेरिएबल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 3 वेरिएबल रो पे और 3 वेरिएबल्स कॉलम पे डालते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है 2 3 और 4 के लिए। 5 का हम रेयरली यूज कर सकते हैं, एक पर 3 वेरिएबल और दूसरे पर 2 वेरिएबल। और 6 बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, 3 वेरिएबल्स ऑन रो एंड 3 वेरिएबल्स ऑन कॉलम। तो 8 का हम इससे नहीं बना सकते। तो ये पूछ रहा के मैप रिप्रेजेंट्स बुलियन फंक्शंस अप टू यानी सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है। तो 6 से अबव 8 का यदि हम बनाना चाहें तो हम खुद कंफ्यूज कर जाएंगे। इसके लिए फिर बुलियन अलजेब्रा को यूज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। So its correct answer is C. The primary advantage of a key-to-tape data entry system. key-to-tape data entry system के लिए के primary advantages क्या है? A large percentage of editing can be performed at the time of data entry. Key verification is easily performed. The tape is reusable. Primary advantage of key-to-tape is the tape is reusable.
बेसिक इज किस टाइप का लैंग्वेज है? प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये तो हमारे 4th जनरेशन में आता है। बोथ ए एंड बी, जब ये नहीं तो बी यहाँ पे होगा ही नहीं, नन भी नहीं होगा ऑब्वियसली। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज वाले लिस्ट में जाकर के उसको चेक कीजिए। A computer program that translates one program instructions at a time into machine language is called a। वैसा ट्रांसलेटर जो वन प्रोग्राम के एक इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो, उसको क्या कहते हैं। तो ट्रांसलेटर में हमने पढ़ा था असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। कंपाइलर होल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और असेंबलर हमारा असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज interpreter, is an interpreter। Which of the following has the fastest access time? सबसे fastest access time किसका है? Semiconductor memory, magnetic disk, magnetic tapes, compact disk, obviously semiconductor। 491 का A। The first electronic general purpose digital computer built by Eckert and Mauchly called ENIAC did not work on the stored program concept. How many numbers could it store in its internal memory? 492, 120, 20. The computer that processes both analog and digital is called 493 का आंसर हो जाएगा जो दोनों को प्रोसेस करे, हाइब्रिड। What was the name of the first commercially available microprocessor chip? First commercially available microprocessor chips कौन सा है? Intel 308, Intel 4004। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को कहीं पर रख करके 2-3 बार हमेशा देखिए, याद रहेगा। Which of the following class of computers can process physical quantities such as speed? Which of the following class of computers can process physical quantities? Physical quantities को कौन access कर सकता है? तो physical quantities जैसे speed वगैरह हो गया, तो ये analog computer use कर सकता है। How many types of storage loops exist in magnetic bubble memory? मेमोरी बेस्ड है, इसमें कितने लूप्स एग्जिस्ट करते हैं? 2। डी आंसर। When did IBM introduce the 80286 based PC80? इस मशीन को IBM ने कब इंट्रोड्यूस किया था? 497, 1982, 1984, 1985 और 1984। The silicon chips used for data processing are called। डेटा प्रोसेसिंग के लिए सिलिकॉन चिप यूज करते हैं किस पर? रैम चिप्स, रोम चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। Which computers use operating system by Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं? IBM PCs, एप्पल मशीन तो ये तो नहीं है। IBM compatibles फर्स्ट और C, यानी A और C, both A and C। One of the main features that distinguish microprocessors from microcomputer, इसमें से कौन सा फीचर्स डिस्टिंग्विश करता है माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर में? 500 वर्ड्स आर यूजुअली लार्ज इन माइक्रो प्रोसेसर्स, वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स डज नॉट कंटेन एन IO डिवाइस। ये इसका करेक्ट आंसर है, C।